Very good morning, students. I am Dr. Shikha Patni, Assistant Professor Zoology, VKB Government Girls College, डूंगरपुर। पिछली जूलॉजी क्लास के अंदर हमने पढ़ा इम्यूनिटी क्या होती है या प्रतिरक्षा क्या होती है, उसके विभिन्न प्रकार कौन से हैं। आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र में कौन सी प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती हैं और वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। अगर हम इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को देखें तो वो मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। पहली कोशिकाएं जो कि एक प्रोजेनेटर कोशिका से बनती हैं और लिम्फोइड ऑरिजिन्स की सेल्स को बनाती है, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को बनाती हैं। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो कि हमारे रक्त का मुख्य भाग बनाती हैं, यानी कि माइलॉइड लीनिएज वाले सेल्स जो कि बोन मैरो से उत्पन्न होती हैं और रक्त की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। लेकिन दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। लिम्फोइड लीनिएज की जो कोशिकाएं होती हैं, दीज आर द सेंट्रल सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की मुख्य कोशिकाएं हैं और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, मेमोरी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं देखें तो मुख्यतः ल्यूकोसाइट कोशिकाएं या WBC कोशिकाएं जो होती है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होती है। तो ये लिम्फोइड लीनिएज की जो कोशिकाएं होती है वह मुख्यतः 20 से 40% भाग बनाती हैं एंड लिम्फ का 99% सेल जो है वो इन्हीं प्रकार की या लिम्फोइड सेल्स का बना होता है। मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो लिम्फोइड लीनिएज की होती हैं, जैसे कि B कोशिकाएं, T कोशिकाएं व नेचुरल किलर सेल्स या नेचुरल किलर कोशिकाएं। माइलॉइड लीनिएज की अगर हम बात करें तो मुख्यतः बोन मैरो से उत्पन्न हुई वह कोशिकाएं जो कि रक्त का मुख्य भाग बनाती हैं और इनके अंदर ये दीज आर द सेंट्रल सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरोधकता या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मुख्य भाग बनाती है। These are responsible for triggering inflammation, phagocytosis, एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन को प्रेजेंट करके इनकी कोशिकाओं के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि एंटीजन से बाइंड होकर के जो फेगोसाइटोसिस के लिए कोशिकाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हें एंटीजन रिप्रेजेंटेशन सेल्स कहा जाता है। यह साइटोकाइन रिलीज़ का मुख्य कार्य करती है। मुख्यतः 60 to 80% ऑफ WBC जो हैं वो माइलॉइड लीनिएज की होती है। इनके अंदर मुख्यतः पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ग्रेनुलोसाइट्स जैसे कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, या फिर मोनोन्यूक्लियर ए ग्रेनुलोसाइट जैसे कि मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूँ कि WBC जो है हमारे WBC या ल्यूकोसाइट कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं जिनके अंदर कणीय संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर कणीय रूपी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं जो है मुख्यतः न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल प्रकार की होती है, और एक ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं जो होती है मुख्यतः मोनोसाइट और लिम्फोसाइट प्रकार की होती है। मोनोसाइट आगे चल करके मेच्योर होकर के मैक्रोफेज का निर्माण करती है और लिम्फोसाइट कोशिकाएं T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट होती हैं। अगर हम इस डायग्राम से देखें तो सभी प्रकार की कोशिकाओं की उत्पत्ति जो है एक ही प्रकार की स्तंभ कोशिकाओं से होती है, चाहे वो रक्त की कोशिका हो यानी कि RBC, विभिन्न प्रकार के WBC कोशिकाएं और प्लेटलेट कोशिकाएं, सभी एक ही प्रकार के प्रोजेनेटर से डेवलप होती है या आदि कोशिकाओं से डेवलप होती है, जिन्हें हम स्तंभ कोशिकाएँ कहते हैं। ये स्तंभ कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होकर के प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं, माइलोब्लास्ट कोशिकाएं, लिम्फोब्लास्ट कोशिकाएं, मोनोब्लास्ट और मेगा कैरियोब्लास्ट कोशिकाएं बनाती हैं। इनमें से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं आगे चल करके RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण करती है। माइलोब्लास्ट कोशिकाएं प्रो ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं बन करके ग्रेनुलोसाइट कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएट होती है, जैसे कि बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल कोशिकाएं। बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो एक WBC की ग्रेनुलोसाइट प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट कोशिकाएं जो हैं आगे चल करके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कोशिकाओं में डेवलप होती हैं।
इनके अंदर किसी भी प्रकार की कणीय संरचना नहीं पाई जाती है। इन्हें हम ए ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। मेगाकैरियोब्लास्ट आगे चल करके प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं होती हैं। इनमें से हमारी जो मुख्य काम की कोशिकाएं हैं या इम्यून सिस्टम की जो मुख्य कोशिकाएं हैं उन्हें हम ल्यूकोसाइट या WBC कोशिकाएं कहते हैं। तो हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की WBC कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल जो है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइलॉइड कोशिकाएं रक्त के अंदर पाई जाती हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम बनाती है और इनेट इम्यूनिटी की मुख्य कोशिकाएं हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का भाग बनाती है। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। नॉन स्पेसिफिक का अर्थ है किसी भी प्रकार के एंटीजन यानी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार के वायरस के हमारे शरीर में प्रवेश करने के उपरांत इस प्रकार की माइलॉइड कोशिकाएं जो हैं वो उद्दीप्त होकर के हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने की कोशिकाएं कहती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने की कोशिश करती हैं। विभिन्न प्रकार की माइलॉइड कोशिकाएं जो हैं वो हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल कोशिकाएं। ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं। बेसोफिल और मास कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग रूपों में पाई जाती है। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेज और डेंड्राइटिक सेल्स भी एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि अलग अलग विभेदित रूपों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त लिम्फोइड सेल्स जो कि माइलॉइड सेल के बाद में लिम्फोइड सेल जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होती है। ब्लड सेल्स का निर्माण कैसे होता है? जितनी भी ब्लड बोन सेल्स होती हैं वो सभी बोन मैरो में एक ही प्रकार की प्रोजेनिटर यानी कि स्तंभ कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। प्यूरिप्रोटेन ह्यूमोबायोटिक स्टेम सेल जो है बोन मैरो के अंदर वो दो प्रकार के लीनिएज का निर्माण करती है, माइलॉइड लीनिएज और लिम्फोइड लीनिएज। माइलॉइड लीनिएज की जो कोशिकाएं हैं फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर के प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मांस कोशिकाएं तथा न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स का निर्माण करती है। जबकि लिम्फोइड लीनिएज की जो कोशिकाएं हैं वो तीन प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, बी सेल्स, टी सेल्स और NK सेल्स। ल्यूकोसाइट्स या WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मल्टी लोब न्यूक्लियाई वाली कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति होने के कारण इन्हें कुछ कोशिकाएं जिनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति होती है उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। जबकि दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो सिंगल अनलॉब्ड न्यूक्लियस वाली होती हैं। इनके अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की अनुपस्थित होती है। इन्हें हम ए ग्रेनुलोसाइट या ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट जो है वो लिम्फोइड या माइलॉइड दोनों लीनिएज से डिराइव होती है और लगभग 35 से 38% ल्यूकोसाइट बनाती है। न्यूट्रोफिल एक प्रकार की ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं जो लगभग 60% पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट का भाग बनाती है, 60% भाग बनाती है पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट का। न्यूट्रोफिल जो है ये मोस्ट न्यूमरस ल्यूकोसाइट पॉपुलेशन है यानी कि सबसे अधिक पाए जाने वाली ल्यूकोसाइट का मुख्य भाग बनाती है। इनके अंदर 2 से 5 लोब्यूलर न्यूक्लियाई वाला केंद्रक उपस्थित होता है। 2 से 5 न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियाई के अंदर या केंद्रक के अंदर 2 से 5 लोब प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति होती है जो कि दोनों प्रकार के डाइज यानी कि एसिड और बेसिक दोनों डाइज से अपने आप को अभिरंजित कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल का जो मुख्य कार्य है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करना है। किसी भी चोट के लग जाने पर या शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर ये हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करती है और ये पहली कोशिका होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन साइट पे पहुंचती है। इनके अंदर एक मुख्य लक्षण पाया जाता है जिसे हम एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं, यानी कि जो ब्लड के अंदर ब्लड की जो वेसल्स हैं या धमनिका या रक्त केशिकाएं हैं उनकी जो एंडोथीलियम होती है उससे ये बाहर निकल के रक्त को छोड़ने का गुण रखती है जिसे हम एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं। न्यूट्रोफिल जो है ये कुछ टिश्यूज से स्टिमुलेट होती हैं या उद्दीप्त होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, क्लोटिंग प्रोटीन्स और टी सेल डिराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स को उद्दीप्त कर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इओसिनोफिल
दूसरी प्रकार की ग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं जो हैं उन्हें हम इओसिनोफिल कहते हैं। इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो बाइलोब न्यूक्लियस होता है, यानी कि इनके केंद्रक के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि इओसिनोफिल डाई से इओसिन डाई से स्टेन या अभिरंजित हो सकते हैं। इसी के कारण इनका नाम इओसिनोफिल रखा गया है। ये कंप्लीट ल्यूकोसाइट का 1 से 3% भाग बनाती हैं और मुख्यतः अस्थमा के दौरान इनकी उपस्थिति सक्रियता के रूप में देखी जाती है। इनका जो नेचर होता है वो भी फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी पैथोजन या वायरस या बैक्टीरिया जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसको कोशिका चारों तरफ से घेर कर आर्टिफिशियल या सूडोपोडिया के द्वारा घेर कर उसे अपने अंदर इन्वेजन कर लेती है या अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और उसको पाचित करती है। इस क्रिया को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इओसिनोफिल का भी जो मुख्य लक्षण है वो फेगोसाइटोसिस है। बेसोफिल जो है ये भी एक बाइलोब न्यूक्लियाई वाली एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक में 2 लोब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से स्टेन ले सकते हैं। ये अपेक्षाकृत कम नंबर में पाई जाती है, ब्लड के अंदर लगभग 1% भाग बनाती है और ये मास्ट सेल की तरह कार्य करती है। इनका नेचर जो होता है नॉन फेगोसाइटिक नेचर होता है, यानी कि ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया नहीं दर्शाती है। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स शो करती है और इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए इसकी एफिनिटी होती है, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई का जो एफसी रिसेप्टर होता है वहाँ जा कर के ये अटैच हो जाती है। जब कोई भी एक इंडिविजुअल एलर्जन से एक्सपोज होता है तो विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन जिन्हें IgE कहा जाता है प्रोड्यूस किए जाते हैं। IgE जो है वो बेसोफिल के सरफेस पर बाउंड हो जाते हैं और दोबारा से जब एलर्जन का रिस्पॉन्स होता है तो बेसोफिल जो है वो एक डीग्रेनुलर रिएक्शन शो करती है। मोनोसाइट या मैक्रोफेज। मोनोसाइट एक प्रकार की एग्रेनुलोसाइट कोशिकाएं हैं, यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति नहीं देखी जाती है। ये बोन मेरो से निकलने के बाद रक्त के अंदर सर्कुलेट करती हैं या रक्त के अंदर घूमती हुई पाई जाती हैं। कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सकती हैं और उसके पश्चात या फिर टिश्यू के अंदर एंटर करके मैच्योर होकर के मैक्रोफेज का निर्माण करती है। मोनोसाइट कोशिकाएं ही परिवर्तित होकर के एवं मैच्योर होकर के परिपक्व होकर के मैक्रोफेज का निर्माण करती है और टिश्यू के अंदर एंटर करती है और वहाँ पर ये फेगोसाइटोसिस नेचर रखती हैं, यानी कि फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। इसके अतिरिक्त ये नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड आयंस का प्रोडक्शन करती है और टॉक्सिक मेटाबोलाइट को रेस्पिरेटरी बस के थ्रू बाहर निकालती हैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेज जो हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। इनके अंदर डिग्रेडिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइसोसोम में उपस्थित होते हैं। किसी भी इंजेस्टेड एंटीजन को ये चू कर लेती हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स या लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू पाचित करके नष्ट करती हैं। मैक्रोफेज जब मोनोसाइट टिश्यू के अंदर एंटर करती है तो ये मैक्रोफेज कहलाती है और ये बड़ी और इंक्रीज होकर के इंट्रासेलुलर लाइसोजाइम का प्रोडक्शन करती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मैक्रोफेज जो है इनका नेचर जो होता है फेगोसाइटोसिस नेचर होता है। ये कई सालों तक वहाँ पर रह सकती हैं टिश्यूज़ के अंदर और हाईली मोटाइल होती है। इसके अतिरिक्त ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, यानी कि अपने सरफेस के ऊपर इनके सरफेस के ऊपर आकर के एंटीजन बाइंड हो जाते हैं और अन्य कोशिकाओं को ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। डेंड्राइटिक सेल स्पेशलाइज्ड फेगोसाइटिक सेल होती है जो कि सभी कोशिकाओं में मुख्यतः पाई जाती है। ये माइलॉइड और लिम्फॉइड दोनों लीनेज के ओरिजिन के द्वारा बनती है। इनके एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस पर जैसे कि स्किन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग के सरफेस पर इनकी अबेंडेंस देखी जाती है, जहाँ पर ये इन्वेडिंग पैथोजेंस के साथ में इनकाउंटर करती है। ये एक्टिवली मोटाइल होती है और
कंटिन्यूसली एंडोसाइटोसिस प्रोसेस शो करती हैं। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का ये भाग होती है। नेचुरल किलर सेल्स ये ग्रेनुलर, दीज आर ऑल्सो नोन एज लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स। इन्हें लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी कहा जाता है। ट्यूमर सेल्स या टारगेट किल वायरली इन्फेक्टेड या ट्यूमर टारगेट सेल्स जो होती हैं उनको ये किल करने का काम करती हैं। इनकी किलिंग जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि सिर्फ एक विशेष प्रकार के पैथोजन को किल करने के बजाय कई प्रकार के पैथोजन्स को ये किल करने की क्षमता रखती है। दे डू नॉट नीड टू रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन प्रेजेंटेड ऑन टारगेट सेल। इनको किसी भी प्रकार के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता नहीं करती है, इसलिए मुख्यतः नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। और नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो टारगेट कोशिकाओं को परफोरिन नाम का एक एंजाइम रिलीज़ करके और किल करती हैं। ये परफोरिन एंजाइम जो होता है किसी भी कोशिका की सरफेस की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको परफोरेशन कर देता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफोरेशन कर देता है, जिससे कि सेल की किलिंग हो जाती है। मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन में बेसोफिल कोशिकाओं की तरह ही मास्ट सेल की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन मास्ट कोशिकाएं जो हैं वो टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती हैं। दे हैव सिमिलर इम्पोर्टेंस इन एलर्जिक रिएक्शन एज बेसोफिल बट दे आर फाउंड इन टिश्यूज़। दे कंटेन्स ग्रेन्यूल्स विथ प्री-फॉर्म्ड मीडिएटर्स टू बी रिलीज आफ्टर स्टिमुलेशन। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ये कुछ विशिष्ट प्रकार के केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं, जैसे कि हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। हिस्टामिन जो है वो हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन करने का कार्य करते हैं। मास्ट सेल का जो स्टिमुलेशन है वो एनाफाइलेटॉक्सिन नाम के कंपाउंड के द्वारा होता है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन IgE के द्वारा। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। लिम्फोसाइट कोशिकाएं जैसा कि आपको ज्ञात है कि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं एवं टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो बोन मेरो में स्टेम सेल्स के द्वारा बनाई जाती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की एक खास बात यह है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के एंटीजन के लिए विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसी भी प्रकार के एंटीजन से उद्दीप्त होने के पश्चात ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं विभाजित होकर के प्लाज्मा कोशिकाएं या क्लोन कोशिकाएं बनाती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं जो हैं वो डिफरेंशिएटेड बी सेल्स होती हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का निर्माण करती हैं। एक बार प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होने के पश्चात यदि दूसरी बार दोबारा से कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। सो मेमोरी बी सेल जो है वो एक प्रकार की स्मृति कोशिकाएं हैं, जो कि बी कोशिकाओं द्वारा ही बनाई जाती हैं, कि क्लोन्स के द्वारा बनाई जाती है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर स्टीफर और स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टी लिम्फोसाइट, इसके अतिरिक्त बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वे ह्यूमरल इम्यूनिटी का एक पार्ट होती हैं, यानी कि रक्त के अंदर प्रतिरक्षा प्रदान करने का मुख्य कार्य करती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं टिश्यू मीडिएटेड या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो थाइमस के अंदर डेवलप होती हैं। दे रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्सेस इंटीग्रल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दीज आर क्रिटिकल इन बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मेच्योर टी सेल जो है वो उनके अंदर दो प्रकार के मार्कर्स पाए जाते हैं, CD4 और CD8। CD4 मार्कर्स जिन कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हेल्पर टी सेल कहा जाता है, और CD8 मार्कर्स जिन कोशिकाओं के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। डिफरेंट टाइप के टी सेल्स के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि टाइप 1 हेल्पर टी सेल ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट के साथ में इंटरेक्ट करती हैं और इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं। टाइप 2 हेल्पर टी सेल्स और TH2 ये इंटरेक्ट करती हैं बी सेल्स के साथ में
और हेल्प देम टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट एंड मेक एंटीबॉडी। बी सेल के साथ में इंटरेक्ट करके उनको विभाजित होने में, विभेदित होने में और एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होती है, ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल को डिस्ट्रक्ट करती हैं और हैव बिकम इन्फेक्टेड बाय वायरसेस और अदर इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। ऐसी कोशिकाएं जो कि वायरस या पैथोजन के द्वारा इन्फेक्ट हो चुकी हैं, उनको नष्ट करने का कार्य साइटोटॉक्सिक टी सेल करती हैं। रेगुलेटरी टी सेल्स और ट्रैक्ट्स, they help to control the development of the immune system and limit the reaction against self tissue। खुद ऊतक यानी कि खुद के ऊतक के प्रति सुरक्षा प्रदान करने का जो कार्य करती है वो रेगुलेटरी टी सेल करती है। ये विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। धन्यवाद।